टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करो पहले यहां पे। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड है और ग्राउंड से किसी पार्टिकल को हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u। अब देखो अगर ग्राउंड से किसी पार्टिकल को हम इनिशियल वेलोसिटी u से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो जो भी पार्टिकल रहता है, पार्टिकल ऊपर जाता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद पार्टिकल क्या होता है, नीचे आता है। इस केस में अगर हम पार्टिकल की बात करें तो हम बोलते हैं पार्टिकल का पाथ वहां पे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब देखो जो भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी, तो जिस टाइम पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना है, g है, और इसका डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। फिर नेक्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगेन ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर यहां कहीं एक बिल्डिंग है और यहां कहीं एक ऑब्जर्वर है। अब ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्वर बिल्डिंग के टॉप से एक पार्टिकल को या बॉल को नीचे की ओर थ्रो कर रहा है। इस केस में भी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है। जिस टाइम पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड थी, और जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन कितना है, g। तो इन दोनों ही केस में पार्टिकल का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। अब नेक्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप से एक पार्टिकल को हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u। अब बताओ बिल्डिंग के टॉप से अगर किसी पार्टिकल को तुम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हो तो उस केस में पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है क्या? जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल हमें इस तरह से कर्व पाथ पे मूव करता हुआ दिखाई देता है। और इस केस में भी अगर देखोगे तो पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी और एक्सेलरेशन कहां है, एक्सेलरेशन है g डाउनवर्ड। फिर नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं कि मान लो ये गन है और जो भी गन है यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक बुलेट को फायर कर रहे हैं, और जो भी बुलेट है, बुलेट को इस पॉइंट पे हम एम करके क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा टारगेट T। अब होता क्या है, जैसे हम बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट इनिशियल वेलोसिटी u से क्या होती है, बाहर आती है, और आफ्टर दैट इट मूव्स अंडर ग्रेविटी। और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो पार्टिकल का पाथ इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, और ये जो बुलेट रहती है वो नीचे जाके यहां पे क्या करती है, हिट करती है। तो इन दोनों केस में पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन है, और अगर मैं इन दो केस की बात कर रहा हूं तो इसमें पार्टिकल का पाथ कैसा है, कर्व है। और लास्ट एग्जांपल हम लोग क्या ले रहे हैं कि मान लो ग्राउंड है और यहां कहीं एक बॉल है, और जो भी बॉल है उसको एक पर्सन यहां पे क्या कर रहा है, किक कर रहा है। तो जैसे पर्सन बॉल को किक करता है वो बॉल को क्या प्रोवाइड करता है, वेलोसिटी v0। और अगर इस केस में ऑब्जर्व करोगे तो पार्टिकल जो रहता है वो इस तरह से कर्व पाथ पे मूव करता है, और कुछ टाइम बाद पार्टिकल अगेन किसको जाके हिट करता है, ग्राउंड को जाके हिट करता है। अब देखो जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है या जिस टाइम पे हमने बॉल को किक किया उस टाइम पे वेलोसिटी v0 इस डायरेक्शन में थी, और एक्सेलरेशन कहां है, एक्सेलरेशन है g डाउनवर्ड। तब देखो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट क्या डिफाइन करते हैं कि किसी भी पार्टिकल का या किसी भी बॉडी का पाथ स्ट्रेट लाइन कब होता है। तो u हमारी क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या फिर एंगल कितना, 180 हो। इन दोनों ही केस में पार्टिकल का पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग कब मूव करेगा, जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या फिर क्या होगा, 180 होगा। अब इस केस को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे
तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इस केस में अगर देखोगे तो अगेन इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसके बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। और लास्ट केस में अगर देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ग्रेटर देन 90, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज है। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि कोई भी पार्टिकल उसका पाथ कर्व कब होगा। तो पार्टिकल का पाथ कर्व कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उनके बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री को छोड़ के हो। क्लियर हुआ? 0 और 180 डिग्री होगा तो इन दैट केस द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अदर देन 0 और 180 है तो जो पार्टिकल रहता है, पार्टिकल मूव करता है कर्व पाथ पे। और आगे हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये जो कर्व होता है, ये कर्व होता है पैराबोला। और ऑलरेडी इससे पहले हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज पैराबोला एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ गिवन पैराबोला। तो अगर यहां पे हम पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, या फिर यहां पे हम गन को बुलेट को फायर कर रहे हैं, या फिर यहां पे हम बॉल को क्या कर रहे हैं? किक कर रहे हैं, इन तीनों ही केस में जो पार्टिकल रहता है वो पैराबोलिक पाथ को क्या करता है? फॉलो करता है। फिर अगर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं एक्स एक्सिस और इसको मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं? वाई एक्सिस। तो इन दोनों ही केस में अगर देखोगे तो पार्टिकल के कौन कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? तो इन तीनों ही डायग्राम में पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा। तो ये जो भी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है किसका? 2 डायमेंशनल मोशन का। क्लियर? तो आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? 2 डायमेंशनल मोशन की। और 2 डायमेंशनल मोशन में भी हम किसका एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं? हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्लियर? तो इन तीनों ही केस में जो पार्टिकल रहता है, पार्टिकल का पाथ वहां पे क्या होता है? पैराबोलिक होता है। फिर जिस पार्टिकल को हमने थ्रो किया उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्लियर? जैसे यहां पे हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, यहां पे हम बुलेट की बात कर रहे हैं, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? फुटबॉल की बात कर रहे हैं। तो जिस पार्टिकल को हमने थ्रो किया है उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और उसने जो मोशन परफॉर्म किया है उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर पार्टिकल ने ये जो पाथ ट्रेस किया है, इस पाथ को वहां पे हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्लियर? तो पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, पार्टिकल के मोशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और पार्टिकल ने जो पाथ ट्रेस किया है उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन नोट डाउन करो, और प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? तो इसकी डेफिनेशन लिखो वहां पे कि whenever a particle is projected such that the angle between initial velocity and acceleration is other than 0 or 180 degree, then the motion is said to be a projectile motion. Clear? Whenever a particle is projected such that the angle between initial velocity and acceleration is other than 0 or 180 degree, then the motion is said to be a projectile motion. फिर जो पार्टिकल है जो इस मोशन को परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं, और पाथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रेजेक्ट्री बोल रहे हैं। अब जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बहुत सारे केसेस होंगे। तो हम लोग जो फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे वो यहां पे क्या होगा कि ग्राउंड है, और ग्राउंड से किसी पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं v0 वेलोसिटी से। अब बताओ, ग्राउंड से अगर हम किसी पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल प्रोजेक्ट करेंगे तो जो पार्टिकल रहेगा उसका पाथ यहां पे क्या होगा? पैराबोलिक होगा, और कुछ टाइम बाद पार्टिकल क्या करेगा? ग्राउंड को हिट करेगा। तो
ये जो है, ये जो ग्राउंड है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और अभी इस केस में क्या हो रहा है, जिस प्लेन से हम लोग पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पार्टिकल अगेन उसी प्लेन को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। यहां पे ऐसे यहां पे नंबर ऑफ केसेस बनते हैं। सेकंड केस क्या पॉसिबल है कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से किसी पार्टिकल को हम v नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में भी पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल हिट द ग्राउंड। लेकिन इन दोनों केस की अगर हम बात करें तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये भी हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस केस में पार्टिकल जिस प्लेन से चल रहा है, पार्टिकल अगेन उसी प्लेन को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। और अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, पार्टिकल को हमने जिस प्लेन से प्रोजेक्ट किया है और पार्टिकल जिस प्लेन को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, ये दोनों ही प्लेन हमारे क्या है, डिफरेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग कौन सा केस कंसिडर करने जा रहे हैं, हम लोग वो केस कंसिडर करने जा रहे हैं जिसमें पार्टिकल को हम जिस प्लेन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पार्टिकल अगेन उसी प्लेन पे क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। अब जब हम फॉर्मूले या कुछ डेरिवेशन डिराइव करेंगे तो वहां पे हमारे सर्टेन एजम्पशंस हैं, तो कुछ एजम्पशंस लिखो। फर्स्ट एजम्पशन क्या है, फर्स्ट एजम्पशन है हमारा कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा v नॉट, इट विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है तुम लोगों को कि प्रोजेक्टाइल मोशन कब हो रहा है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये कब होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अदर देन 0 और 180 डिग्री है। लेकिन यहां पे हम जिस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो ये एक्सेलरेशन मेरा अभी कांस्टेंट है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही क्या चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन। अब देखो, फर्स्ट जो हम लोग एजम्पशन लेके चल रहे हैं वो हमारा एजम्पशन क्या है कि जिस पार्टिकल को हम लोग ग्राउंड से प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से क्या है, बहुत स्मॉल है। और एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अगर ग्राउंड से किसी पार्टिकल को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करेंगे तो जो भी पार्टिकल है वो वापस ग्राउंड को हिट नहीं करता है, और इनफैक्ट पार्टिकल जो रहता है वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाता है। तो पहला एजम्पशन हमारा क्या है कि जो स्पीड है वो स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इस डायग्राम को देखो, अगर मैं स्पीड को स्मॉल ले रहा हूं तो उस केस में पार्टिकल जो हाइट गेन करेगा, अब बताओ ये हाइट कैसी होगी, तो जो भी हाइट है वो डिपेंड कर रही है किस पे, थीटा पे। लेकिन स्पीड अगर मेरी कैसी है, स्मॉल है, तो हम एंगल कितना भी चेंज करें, ये जो हमें हाइट मिलेगी ये हाइट हमारी कैसी होगी, स्मॉल होगी। और हाइट अगर स्मॉल है तो उसका मतलब है कि g को हमें क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट। वैसे हम लोगों ने 9-10 में क्या पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g होता है वो हाइट के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है या फिर चेंज होता है। लेकिन इस केस में स्पीड हमारी स्मॉल है प्रोजेक्शन की, तो पार्टिकल जो हाइट गेन करेगा वो हाइट हमारी कैसी होगी, स्मॉल होगी। फिर नेक्स्ट रिजल्ट देखो, स्पीड हमारी स्मॉल है। अब बताओ एंगल को अगर हम वेरी कराएंगे तो पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अलोंग द ग्राउंड, बताओ अब वो डिस्टेंस कैसा होगा। क्लियर? मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं यहां पे कि अगर मैं पार्टिकल को v नॉट स्पीड से एट एन एंगल थीटा थ्रो कर रहा हूं, v नॉट हमारा स्मॉल है और थीटा को हम चेंज करते जा रहे हैं, थीटा को हम कितना भी चेंज करें, जो हमें डिस्टेंस मिलेगा अलोंग द ग्राउंड वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। अब अगर ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, और अगर मैं यहां से एक पार्टिकल को क्या कर रहा हूं, प्रोजेक्ट कर रहा हूं, और मान लो ये स्पीड मेरी क्या है, बहुत लार्ज है। अगर ये स्पीड बहुत लार्ज होगी तो पार्टिकल ग्राउंड को हिट जरूर करेगा, लेकिन उस केस में अर्थ का सरफेस फ्लैट नहीं रहेगा और अर्थ का सरफेस हमें कैसा ट्रीट करना पड़ेगा, एक स्फीयर या पार्ट ऑफ अ स्फीयर ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे कि जो स्पीड है वो स्पीड हमारी बहुत स्मॉल है, अब बताओ स्पीड अगर स्मॉल होगी तो क्या होगा, पार्टिकल यहां से जाएगा और कुछ टाइम बाद पार्टिकल किसको हिट कर देगा, अर्थ को हिट कर देगा। अब बताओ
इस डिस्टेंस के लिए अर्थ के सरफेस को अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या ट्रीट कर सकते हैं, फ्लैट। तो नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, कंसिडर अर्थ सरफेस टू बी फ्लैट। तो ये हमारा थर्ड अजम्पशन है। और जो लास्ट अजम्पशन है वो हमारा क्या है, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेशन डिराइव करेंगे या फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सभी एजम्पशंस हमारे क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो इनको नोट डाउन करो पहले, फिर मैं यहां पे इस केस को क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्राउंड है, और जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल थीटा। तो v नॉट हो गई इनिशियल वेलोसिटी और थीटा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल मूव कर रहा होगा इस पैराबोलिक पाथ पे। ग्राउंड को हमने डिफाइन कर दिया एक्स एक्सिस, और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको डिफाइन करो ओरिजिन। अब बताओ जो पार्टिकल है, पार्टिकल का मोशन कैसा है, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे पार्टिकल का मोशन टू डायमेंशनल है। अब देखो पार्टिकल का मोशन अगर टू डायमेंशनल है तो इस मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मोशन की स्टडी करेंगे हम एक्स के अलोंग भी, और मोशन की स्टडी करेंगे हम लोग वाई के अलोंग भी। इसका मतलब है कि जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन। फर्स्ट वन इज द वर्टिकल मोशन एंड सेकेंड वन इज द हॉरिजॉन्टल मोशन। तो जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। अब बताओ अगर किसी पार्टिकल को हम v नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट करेंगे तो बताओ इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे, तो एक तो कंपोनेंट x के अलोंग होगा और दूसरा कंपोनेंट किसके अलोंग होगा, y के अलोंग होगा। अब x के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको हम लिखेंगे v नॉट cos थीटा, और इसका डायरेक्शन कहां होगा, इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स राइट। इसी वेलोसिटी का एक और कंपोनेंट होगा इनिशियली, और वो होगा वर्टिकली अपवर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, v नॉट साइन थीटा। फिर जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो इस पार्टिकल के ऊपर केवल अर्थ क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। और अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रही है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, m इंटू जी। तो मास हटा दो वहां पे, तो अब तुम क्या बोलोगे, जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो फोर्स केवल किसके अलोंग है, y के अलोंग है, और y के अलोंग फोर्स कितना है, m इंटू जी। y एक्सिस के अलोंग फोर्स है तो उसके कारण यहां पे एक्सेलरेशन होगा और वो होगा g डाउनवर्ड। लेकिन जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो x के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन अलोंग x कितना है, 0। अब t इक्वल टू 0 पे हमने पार्टिकल को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, और कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया। तो जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा होगा t टाइम बाद, तो इसके यहां पे x कोऑर्डिनेट भी होंगे और साथ में क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट भी होंगे। अब मुझे t टाइम बाद x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, y एक्सिस के अलोंग वी विल यूज y इक्वल्स टू y नॉट प्लस VOYT प्लस हाफ AY टी स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें क्या देता है, ये रिजल्ट हमें देता है t टाइम बाद y कोऑर्डिनेट। अब इस डायग्राम में अगर देखोगे तो बताओ y नॉट क्या है, y नॉट है 0। वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट है v नॉट साइन थीटा, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है तो साइन लेंगे पॉजिटिव t। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड तो लिखोगे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और t टाइम बाद कोऑर्डिनेट कितना हो गया, y। तो अगर मुझे t टाइम बाद कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा v नॉट साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे अगर हमें t टाइम बाद पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिमिलरली अगर मुझे x एक्सिस के अलोंग
कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो रिजल्ट क्या यूज किया जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट है इनिशियल कोऑर्डिनेट और इस केस में इट इज 0। वी नॉट एक्स ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और हेयर इट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज वी नॉट कॉस थीटा। डायरेक्शन राइट है तो साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग 0 है तो t टाइम बाद कोऑर्डिनेट कितना हो गया x और x की वैल्यू कितनी होगी v नॉट कॉस थीटा इंटू टी। तो ये रिजल्ट देता है t टाइम बाद पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट और ये रिजल्ट देता है t टाइम बाद हमें y कोऑर्डिनेट। अब यहां पे हम लोग कुछ टर्म डिफाइन करते हैं और नेक्स्ट टर्म क्या है, t इक्वल टू 0 पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल अगेन ग्राउंड को क्या करता है, हिट करता है। तो यहां से लेके यहां तक आने में पार्टिकल को जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे t और t को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर अब बताओ जब इस पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं तो पार्टिकल पहले हाइट गेन करता है, उसके बाद पार्टिकल यहां पे हाइट क्या करता है, लूज करता है। किसी टाइम पे पार्टिकल की हाइट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो h को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट। फिर t इक्वल टू 0 पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है और t टाइम बाद पार्टिकल ग्राउंड को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। इतने ही टाइम में पार्टिकल ने अलोंग द ग्राउंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम डिनोट कर रहे हैं r से और r को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आगे हम इनके फॉर्मूले डिराइव करेंगे। फर्स्ट वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड इज मैक्सिमम हाइट एंड थर्ड इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब सबसे पहले देखो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे और एग्जाम में इनके डेरिवेशन आते भी हैं। अच्छा उससे पहले एक चीज और देखो, ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है टी टाइम बाद पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है टी टाइम बाद वाई कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट कर दो तो टाइम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। तो टाइम को यहां पे एलिमिनेट करोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। टी की जगह पुट करो x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कभी भी अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है जिसमें t टाइम बाद x कोऑर्डिनेट मालूम है, t टाइम बाद y कोऑर्डिनेट मालूम है, तो उस केस में हम टाइम को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और जब हम टाइम को एलिमिनेट करते हैं तो उस केस में x और y के बीच का जो रिलेशन बनता है उसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्लियर? अगर हमें t टाइम बाद x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, t टाइम बाद y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है किसी भी केस में, तो हम टाइम को एलिमिनेट करेंगे और जब टाइम को हम एलिमिनेट करेंगे तो उस केस में हमें x और y के बीच में क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलता है और जो x और y के बीच का रिलेशन होता है उसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अब बताओ इस केस में क्या चीज कांस्टेंट है, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है जो कांस्टेंट थी, थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा इनिशियल एंगल है वो भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में अगर देखोगे थीटा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। और ये इक्वेशन अब किससे सिमिलर निकल के आ रही है, ये इक्वेशन सिमिलर निकल के आ रही है y इक्वल्स टू bx माइनस ax स्क्वायर। और मैथमेटिकल टूल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई इक्वेशन है
या फिर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल में रिलेशन इस तरह से है कि एक का पावर लीनियर है और दूसरे का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। तो ये जो इक्वेशन होती है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो यहां पे हम बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। और ये इक्वेशन अगर पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है इसका मतलब है कि इस कर्व को अब हम लोग पैराबोला बोल सकते हैं। तो कई बार एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव करो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, टी टाइम बाद वी विल फाइंड द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट और दोनों में से हम टाइम को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और टाइम को एलिमिनेट करेंगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगी, ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन मिलेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट वहां पे याद होगा मैथमेटिकल टूल्स में कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो पैराबोलिक कर्व ओपनिंग डाउनवर्ड होता है, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता तो उस केस में पैराबोलिक कर्व हमारा ओपनिंग अपवर्ड होता। फिर यह भी याद होगा वहां पे कि अगर x का स्क्वायर होगा तो y के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक चलता है। तो यहां पे x का स्क्वायर है तो y के अबाउट सिमेट्रिक बन रहा है और ये पैराबोलिक कर्व ओपनिंग क्या है, डाउनवर्ड है। अब नेक्स्ट हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बताओ ये फॉर्मूला क्या दे रहा है, ये फॉर्मूला हमें दे रहा है t टाइम बाद पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट। अब इस इक्वेशन को देखो, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, t टाइम बाद पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है और t टाइम बाद अगर पार्टिकल को ग्राउंड पे हिट कर रहा है तो उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, 0। तो अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन थी हमारी y इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में क्या करो, वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और टी टाइम बाद y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, t को कॉमन लो तो रिजल्ट हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी। अब t की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो क्या चीज 0 होगी, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू इक्वल्स टू 0। टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल के आता है t इक्वल्स टू 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। तो ये रिजल्ट हमें देता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है t टाइम बाद पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट। अब यहां पे अगर देखोगे जब स्मॉल t कैपिटल T के बराबर होगा तो उस केस में x कोऑर्डिनेट हमारा r हो जाता है। तो अब अगले स्टेप में क्या करो, ये जो x कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है उसमें x की जगह लिखो r, वी नॉट कॉस थीटा स्मॉल t की जगह कैपिटल T और t की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो r जो रहेगा वो आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, t की वैल्यू 2 वी नॉट साइन थीटा बाय जी। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में याद होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो रेंज का फॉर्मूला निकल के आता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये रिजल्ट दे रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट और ये रिजल्ट हमें क्या दे रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज r। फिर नेक्स्ट रिजल्ट देखो वहां पे t इक्वल्स टू 0 पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है और t टाइम बाद पार्टिकल यहां कहीं पहुंच रहा है। अब देखो रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि कभी भी कोई पार्टिकल अगर कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो होगी टेंजेंट टू द पाथ। तो इस केस में जब ये पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव कर रहा है और किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं है और इस पॉइंट पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वहां पे हम क्या ड्रॉप कर दें, टेंजेंट। जो डायरेक्शन टेंजेंट का होगा वही डायरेक्शन यहां पे किसका होगा,
इनिशियल वेलोसिटी का, उस टाइम की वेलोसिटी का होगा। अब यहां पे वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट पॉसिबल हैं? एक तो पॉसिबल है vx और दूसरा कितना पॉसिबल है? vy। अब मुझे अगर t टाइम बाद x और y कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं वेलोसिटी के, तो x कंपोनेंट का फॉर्मूला था vx इक्वल्स टू v नॉट x प्लस ax इंटू टी। ये रिजल्ट देता है हमें t टाइम बाद वेलोसिटी का x कंपोनेंट। अब v नॉट x कितना है? v नॉट कॉस थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग x 0, तो वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है? वेलोसिटी निकल के आ रही है v नॉट कॉस थीटा। और ये जो टर्म है, ये टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रोजेक्टाइल मोशन की निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी कब चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होती है जब उस डायरेक्शन में क्या होता है? एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन होता है। x के अलोंग एक्सेलरेशन इस केस में क्या है? 0 है, तो x कंपोनेंट वेलोसिटी का कभी भी चेंज नहीं होगा। अब मुझे अगर वेलोसिटी का y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो vy इक्वल्स टू voy प्लस ay इंटू टी। वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है? v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और t टाइम बाद ये फॉर्मूला देता है वेलोसिटी का y कंपोनेंट। क्लियर? अब बताओ, t टाइम बाद हमें वेलोसिटी का x कंपोनेंट मालूम है, t टाइम बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट मालूम है, और ये हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि अगर वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, वेक्टर का y कंपोनेंट मालूम है, तो किसी भी इंस्टेंट पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो अगर मुझे किसी t टाइम पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट मालूम है और t टाइम बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट मालूम है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी का x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो वेक्टर v यहां कहीं रहा होगा। अब वेक्टर का ये x कंपोनेंट है, ये वेक्टर का y कंपोनेंट है। वेक्टर का डायरेक्शन अगर कितना है? अल्फा है, तो इस केस में tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? tan अल्फा हो जाएगा vy बाय vx। तो vy बाय vx ये क्या दे रहा होगा? ये दे रहा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। और इस केस में अगर देखोगे तो ये एंगल हमारा क्या होगा? अल्फा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है? किसी भी इंस्टेंट पे जो भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है टेंजेंट टू द पाथ। अब बताओ, अगर मैं मैक्सिमम हाइट पे टेंजेंट ड्रॉप करूंगा तो ये टेंजेंट कैसा होगा? ये टेंजेंट यहां पे होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि जब कोई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे आता है, वहां पे केवल वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है और वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है। क्लियर? प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट है। कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा? कंपोनेंट चेंज होगा y, क्योंकि y के अलोंग यहां पे क्या है? एक्सेलरेशन है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है? एट मैक्सिमम हाइट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0। जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट वहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का केवल x कंपोनेंट होता है और उसकी वैल्यू कितनी होगी? v नॉट कॉस थीटा। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो, एट मैक्सिमम हाइट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0। फिर नेक्स्ट, एट मैक्सिमम हाइट there is only x component of the velocity and whose magnitude is given by v naught cos theta। फिर जिस टाइम पे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है और जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम पे अगर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल चेक करेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन 90। और जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा होगा
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां कहीं होगी, एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा, और इस केस में एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। तो जब ये पार्टिकल ऊपर की ओर जाता है तो उस केस में एंगल ऑब्ट्यूज बनता है, किसके बीच का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का। और जब ये पार्टिकल नीचे आता है तो उस टाइम पे एंगल हमारा क्या बनता है, एक्यूट बनता है। लेकिन अगर मैक्सिमम हाइट पे देखेंगे तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एट मैक्सिमम हाइट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे तो या तो एंगल ऑब्ट्यूज होगा या फिर एंगल हमारा क्या होगा, एक्यूट होगा वहां पे। अब देखो कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चेंज हो रहा है। यहां पे पार्टिकल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के कारण कहां मूव करता है, राइट की ओर मूव करता है। वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के कारण किसके अलोंग मूव करता है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव करता है। तो कोई भी पार्टिकल हाइट कब तक गेन करता है, जब तक वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होता है, जीरो नहीं होता है। तो इस केस में जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट गेन करता है तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हमारा क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो इस इक्वेशन को जीरो करो तो वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और टी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, वी नॉट साइन थीटा बाय जी। अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2 वी नॉट साइन थीटा बाय जी। तो यहां से हम बोल सकते हैं टी बाय 2 टाइम बाद पार्टिकल मैक्सिमम हाइट क्या करता है, गेन करता है। और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, जीरो है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट का, तो रिजल्ट क्या यूज करोगे, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी ओ वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई माइनस वाई नॉट। ये फॉर्मूला क्या देता है, ये फॉर्मूला देता है y कोऑर्डिनेट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अब बताओ इनिशियली वेलोसिटी का y कंपोनेंट है v नॉट साइन थीटा स्क्वायर, g कहां है, डाउनवर्ड, y होता है फाइनल कोऑर्डिनेट, और ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये हमारी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन पे y कोऑर्डिनेट कितना है, h, y नॉट हो गया जीरो, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो। टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो h की वैल्यू निकल के आती है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर। तो आगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे एक तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज करेंगे, या फिर वहां पे हम रेंज के फॉर्मूले को यूज करेंगे, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट के, या फिर मैक्सिमम हाइट के। और इन रिलेशन को तुम लोग एक बार फिर से डिराइव करके देखना, क्योंकि 11th के एग्जाम में इन सबके डेरिवेशन पूछे जाते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले कब एप्लीकेबल हैं, ये फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं जबकि पार्टिकल जिस प्लेन से चला है पार्टिकल अगेन उसी प्लेन को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आगे इसको क्या करता हूं, कंटिन्यू करता हूं वहां पे। अब देखो नेक्स्ट रिजल्ट देखो वहां पे। अभी हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, कि ग्राउंड है और ग्राउंड से किसी पार्टिकल को हमने वी नॉट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा क्या किया था, थ्रो किया था। उस केस में पार्टिकल क्या करता है, अगेन ग्राउंड को हिट करता है। अब इस केस में पार्टिकल ने अलोंग द ग्राउंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसको हमने क्या डिफाइन किया था, रेंज। और रेंज की वैल्यू क्या निकल के आई थी, रेंज हमारा निकल के आया था वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब बताओ रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, रेंज डिपेंड कर रही है वी नॉट पे, और रेंज साथ में किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे। अगले स्टेप में हमने क्या किया, वी नॉट को कांस्टेंट कर दिया। तो वी नॉट हमारी इनिशियल स्पीड है और इस स्पीड को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। इसका मतलब है कि यहां पे एक पर्सन है
और ये पर्सन मान लो 60 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। अब V0 को अगर मैंने यहां पे कांस्टेंट कर दिया है तो इसका मतलब है कि थीटा यहां पे क्या है, वेरिएबल है। तो इसका मतलब है कि कोई पर्सन है, पर्सन फर्स्ट केस में पार्टिकल को थ्रो करता है एट एन एंगल 30 डिग्री। पर्सन की हाइट को नेग्लेक्ट करोगे, पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा। फिर अगले स्टेप में यही पर्सन सेम स्पीड से पार्टिकल को थ्रो कर रहा है, लेकिन मान लो अब एंगल कितना है, 35 डिग्री है, तो अब रेंज वहां पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इस केस में हमने V0 को कांस्टेंट कर दिया है, लेकिन थीटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज करा रहे हैं। अब थीटा अगर वेरी कर रहा होगा तो रेंज भी यहां पे क्या होगी, वेरी करेगी। तो अब इस केस में हम बोलेंगे कि जो भी रेंज है वो फंक्शन ऑफ क्या है, थीटा है। अब रेंज अगर फंक्शन ऑफ थीटा है तो इसका मतलब है कि थीटा को चेंज करने पे रेंज हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को फिर से उतनी स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल 90 माइनस थीटा। अब बताओ इस केस में हमारी रेंज क्या होगी, इस केस में हमारी रेंज हो जाएगी V0 स्क्वायर साइन 2, थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और इस केस में कितना हो गया, 90 माइनस थीटा बाय जी। अगले स्टेप में R डैश V0 स्क्वायर साइन 2 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये एंगल जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फिर ये जो फंक्शन है बताओ 90 का इवन है या 90 का ऑड है। 90 का अगर ऑड होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में चेंज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में, लेकिन ये इवन है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सेम रहेगा और रेंज हमारी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो जो रेंज है, रेंज हमारी आ रही है V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब इसको और इसको चेक करो, बताओ दोनों रिजल्ट हमारे क्या निकल के आ रहे हैं, सेम। इसका मतलब है कि पार्टिकल को मैं थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करूं या फिर 90 माइनस थीटा एंगल प्रोजेक्ट करूं, पार्टिकल अगेन उसी पोजीशन पे जाके क्या करेगा, हिट करेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर रेंज के लिए हमेशा दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं, एक अगर थीटा होता है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। तो इसको नोट डाउन करो वहां पे, फॉर एवरी रेंज देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर एवरी रेंज या फिर फॉर एनी रेंज there are two angles of projection, first one is theta and the other angle is 90 minus theta। इसका मतलब है कि अगर मुझे कोई रेंज 15 डिग्री पे मिल रही है तो उसी रेंज को मैं ऑब्टेन कर सकता हूं 75 डिग्री पे, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि हमारी स्पीड क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। फिर अगर कोई रेंज मुझे 30 डिग्री पे मिल रही है, इसका मतलब है उस रेंज को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं किस पे, 60 डिग्री पे। तो फॉर अ पर्टिकुलर रेंज देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, पर्टिकुलर रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की दो वैल्यूज होती हैं, लेकिन कभी ना कभी आर हमारा क्या होगा, मैक्सिमम भी होगा। अगर हम एंगल को वेरी करा रहे हैं तो रेंज भी हमारी क्या हो रही है, वेरी कर रही है, और एक केस ऐसा आएगा जब रेंज हमारी क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। तो अब तुम क्या बोलोगे वहां पे, आर यहां पे फंक्शन ऑफ थीटा है और आर को हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। और मैथमेटिकल हमने टूल में पढ़ा था कि कोई फंक्शन अगर किसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है और उस फंक्शन को अगर हमें मैक्सिमम करना है तो डी आर बाय डी थीटा क्या होगा, 0। अब डिफरेंशिएट करो आर को, V0 स्क्वायर बाय जी कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का क्या होगा, तो चेन रूल यूज करो, पहले साइन
साइन का कितना cos 2 थीटा और 2 थीटा का कितना 2। V नॉट जीरो होगा नहीं, G जीरो होगा नहीं, तो रिजल्ट क्या बनेगा cos 2 थीटा इक्वल टू 0। और cos 2 थीटा अगर 0 है तो 2 थीटा 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। इसका मतलब है कि किसी भी रेंज के लिए हमेशा दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं, लेकिन जब हम मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे तो मैक्सिमम रेंज के लिए केवल एक ही एंगल होता है और वो एंगल होता है हमारा 45 डिग्री। क्लियर? तो फॉर अ पर्टिकुलर रेंज देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट वन इज थीटा एंड द अदर वन इज 90 माइनस थीटा, बट फॉर मैक्सिमम रेंज देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड दैट इज 45 डिग्री। क्लियर? तो अगर किसी पार्टिकल को हम ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं और मुझे अगर उस पार्टिकल को बहुत दूर तक थ्रो करना है, तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि पार्टिकल को मैं 45 डिग्री पे क्या करूं, थ्रो करने की कोशिश करूं। लेकिन अगेन रिजल्ट ध्यान रखना है कि ये रिजल्ट कब एप्लीकेबल है, जब पार्टिकल ग्राउंड से चल रहा है या पार्टिकल जिस प्लेन से चल रहा है, पार्टिकल उसी प्लेन को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो इसको नोट डाउन करो। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, और जो प्रॉब्लम्स होंगे वो इन्हीं फॉर्मूले पे क्या होंगे, बेस्ड होंगे। क्लियर है इतना? तो इसको नोट डाउन करो तुम लोग।